फनी साइकिल देसी जुगाड़। एक गांव में चंदू नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो गांव-गांव गली-गली जाकर कबाड़ इकट्ठा किया करता था। कबाड़ी, पुराने खाली बर्तन, अखबार, पेपर, रद्दी, कबाड़ी। चंदू पैदल ही बोरी लेकर घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा किया करता था और अधिक कबाड़ होने पर वो एक रिक्शा किराए पर लेकर अपनी दुकान तक कबाड़ लाया करता था, जिसके कारण उसकी आधी कमाई तो कबाड़ का किराया देने में ही निकल जाया करती थी। एक दिन चंदू ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी कोई साइकिल या रिक्शा होता तो कबाड़ लाने का किराया ना देना पड़ता, मेरे वो पैसे भी बच जाते। लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो मैं खरीद सकूं। अगले दिन जब चंदू कबाड़ लेने के लिए गली में पहुंचा तो एक औरत ने उससे पूछा, अरे ओ भैया कबाड़ी वाले, ये देखो जरा, मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, क्या दाम लगाओगे इसका? हाँ हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले लूँगा, दिखाइए तो जरा। वो औरत उसको एक पुरानी साइकिल दिखाती है। उस साइकिल का फ्रेम बिल्कुल ठीक था और टायर के रिम भी थे, लेकिन उस पर बैठने के लिए सीट नहीं थी। साइकिल देखकर चंदू उनसे कहता है, मैडम जी ये तो बहुत पुरानी है, मैं तो इसके 50 रुपए ही दूंगा। 50? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा चलो 70 लगा लो। मैडम जी ना आपकी ना मेरी, चलो 60 रुपए में नक्की करो। और चंदू 60 रुपए देकर वो पुरानी साइकिल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उस साइकिल को ठीक कर कर उसे चलने लायक बना देता है। लेकिन वो साइकिल देखकर सोचता है, अरे सब हो गया, इसमें तो सीट ही नहीं है, कैसे बैठकर चलाऊंगा। चलो देखता हूँ आज कोई सीट मिल जाएगी तो। और अगले दिन चंदू जब फिर से कबाड़ लेने जाता है, कबाड़े, रद्दी, पेपर, पुराना लोहा, कबाड़े। चंदू की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसे बुलाता है, अरे भाई कबाड़ी इधर आओ जरा। जी साहब बताइए। अरे भाई मेरे ऑफिस का कुछ पुराना सामान है, लोगे क्या? अरे जी साहब जरूर ले लूँगा। वो आदमी उसको अपने ऑफिस की पुरानी मेज और कुर्सी बेचता है। कुर्सी देखकर चंदू खुश हो जाता है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका नीचे का हिस्सा टूट चुका था। चंदू उस आदमी को पैसे देकर वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और उस रिवॉल्विंग चेयर का ऊपर का हिस्सा अपनी साइकिल में लगा देता है। अब उसकी साइकिल देखने में एक फनी देसी साइकिल लग रही थी, जो नीचे से साइकिल और उसमें बड़े बड़े टायर के रिम और ऊपर बैठने के लिए एक ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। चंदू साइकिल में कबाड़ रखने की भी जगह बना लेता है और अगले दिन अपनी फनी देसी साइकिल में बैठकर कबाड़ लेने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, कबाड़े। सभी लोग उसकी साइकिल देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अबे चंदू कबाड़ी ये क्या बना दिया तूने? अरे साहब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ये जुगाड़ है जुगाड़, इसे कहते हैं फनी साइकिल देसी जुगाड़। चंदू की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और चंदू आवाजें लगाते हुए अपने फनी देसी साइकिल जुगाड़ में आगे निकल जाता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, लोहा, कबाड़े। अब चंदू को सभी गांव वाले फनी देसी साइकिल जुगाड़ कबाड़ी वाले के नाम से जानने लगते हैं। छुपम छुपाई का खेल। एक गांव में चंदा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। वे लोग बहुत गरीब थे। चंदा की माँ गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी चंदा का गुजर बसर किया करती थी। चंदा की माँ चंदा को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो उसे स्कूल नहीं भेज सकती थी। स्कूल न जाने के कारण चंदा सारा दिन इधर उधर गांव में खेला करती थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर भी चली जाया करती थी। लेकिन वो गांव की बाकी लड़कियों को देखकर, उनके पास अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े देखकर अपनी माँ से कहा करती थी, माँ मुझे भी मीना जैसे कपड़े और गीता जैसी प्यारी सी गुड़िया चाहिए माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू तो जानती है मेला लगने वाला है, वहाँ से मैं तुझे नए कपड़े और गुड़िया भी दिला दूंगी। अब जा, मुझे काम करने दे बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर चंदा खुशी खुशी ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे मेले से नई गुड़िया और कपड़े मिलेंगे, माँ ने कहा है। हाँ। चंदा की ये बातें बाहर खेल रही गीता और मीना सुन लेती हैं और वो दोनों उसे तंग करने के लिए अपने पास बुलाती हैं।
अरे चंदा, तुम इतना मेले का इंतजार मत करो। चाहो तो मेरे नए कपड़े और गुड़िया ले लो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस तुम्हें मुझे छुपन छुपाई में हराना होगा। अगर हम हारे तो हम तुम्हें देंगे, और अगर तुम हारी तो तुम हमें दे देना। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं अभी छुपने जाती हूँ। ऐसा कहकर चंदा छुपने की जगह तलाश करती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी उसे एक बड़े पेड़ का खोखला तना नजर आता है। चंदा उस तने के अंदर छुपने के लिए चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही उस तने के अंदर घुसती है वो सीधा गुफा के अंदर चली जाती है। चंदा घबरा जाती है। हाँ, मैं कहाँ आ गई हूँ? तभी चंदा को एक कोने से ढेर सारी रोशनी नजर आती है। चंदा उस रोशनी की तरफ जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ तो काफी सारा सोना, चांदी और जेवर पड़े थे। इतना सारा सोना! तभी उसे अचानक सोने चांदी के ढेर के बीच एक गुड़िया नजर आती है। चंदा जैसे ही गुड़िया को उठाती है वो गुड़िया एक खूबसूरत देवी में बदल जाती है। चंदा ये देखकर डर जाती है, लेकिन वो देवी उससे कहती है, चंदा घबराओ नहीं, मैं देवी हूँ। एक राक्षस ने मुझ पर अत्याचार किया और मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया। तुमने मुझे आज़ादी दी है, अब तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर जा सकती हो। सामने देखो, वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है, तुम जा सकती हो। ऐसा कहते ही वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है और चंदा जितना सोना ले जा सकती थी पेड़ के दूसरे किनारे वाले रास्ते से लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। चंदा की माँ रात को चंदा के साथ वहाँ आती है और ढेर सारा सोना चांदी देखकर खुश हो जाती है। चंदा और उसकी माँ उस गांव से चले जाते हैं और एक नए गांव में नया घर बनाकर रहने लगते हैं। चंदा की माँ उसे स्कूल में भर्ती कर देती है। अब चंदा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लगती है और उसके पास गीता और मीना से भी अच्छे कपड़े और खिलौने थे और अच्छी सहेलियां भी। अब चंदा और उसकी माँ नए गांव में अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब तरबूज हेलमेट वाला। कोमलपुर गांव में नंदू और उसकी बहन नंदिनी एक सी झोपड़ी में रहा करते थे। उन दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अब नंदिनी की पूरी जिम्मेदारी नंदू के ही ऊपर थी। दोनों भाई बहन दूसरे का ध्यान रखते थे। नंदू एक मैकेनिक था और एक वर्कशॉप में काम किया करता था। वो रोज सुबह साइकिल पर अपनी वर्कशॉप के लिए निकल जाता और शाम को थका हारा घर वापस आता था। वर्कशॉप में उसे कई घंटों गर्म तापमान में काम करना पड़ता था, जहाँ पे कई तरह की मशीनें लगी हुई थी और वहाँ पर चोट लगने का खतरा भी था। एक दिन जब नंदू सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी नंदिनी ने उससे कहा, ये लीजिए भैया, आपके लिए ग्लव्स और ये तरबूज का हेलमेट मैंने खास आपके लिए बनाया है। इन्हें इस्तेमाल करके ही काम करना, वरना चोट लग सकती है। अरे प्यारी बहना, इसकी क्या जरूरत है। अरे मुझे तो कई साल हो गए हैं यही काम करते हुए। तुम तो जानती ही हो अब भला क्या चोट लगेगी। तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बहना, और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नंदिनी ने नंदू से जिद करते हुए कहा, नहीं भैया, आज आप ये हेलमेट पहन के ही काम करने जाएंगे। हमें कल ही स्कूल में मैम ने बताया था कि हेलमेट ना पहनने से कई सारी चोटें लगने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लाओ दो तुम्हारा तरबूज का हेलमेट। नंदू अपनी बहन की जिद पूरी करने के लिए तरबूज का हेलमेट पहनकर अपने काम पर चला जाता है। तरबूज का हेलमेट देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नंदू अपने काम पर ध्यान देता है और अपने काम में जुट जाता है। अगले दिन जब वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तभी गलती से एक लोहे का टुकड़ा आकर नंदू के सिर पे गिरता है। लेकिन सिर पर तरबूज का हेलमेट पहने होने के कारण नंदू को चोट नहीं लगती है, क्योंकि लोहा गिरने से तरबूज का हेलमेट फट जाता है और नंदू का सिर बच जाता है। और अब नंदू के सभी दोस्त भी अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, एक तरबूज के हेलमेट ने कैसे नंदू का सिर बचाया और कैसे फैक्ट्री में सभी को हेलमेट पहनने की सीख दी ताकि उससे उनका बचाव हो सके।
इसीलिए हमें सड़क पर स्कूटर और बाइक चलाते हुए और खतरे वाली जगह पर काम करते हुए हमेशा सिर पर हेलमेट पहनना चाहिए।